हेलो एवरीवन, टॉपर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है आकाश मित्तल और ये वीडियो लेक्चर है कश्मीर पार्ट 2 पर। कश्मीर पार्ट 1 मैंने बना दिया है। आज इस कश्मीर पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जब पाकिस्तान की कबायली सेना यहाँ पर हमला करती है तो किस प्रकार से भारत के लोग बाग उन्हें बचाते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे इसी बात को। और इसके पहले कि मैं लेक्चर चालू करूं, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि टॉपर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सभी का शेयर हम लोगों के लिए हमारा मोरल बहुत अधिक बढ़ाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कश्मीर की। कश्मीर, जैसा कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था। तो भारत पर जब अंग्रेज़ों का दोस्तों शासन था तो वह शासन दो प्रकार से समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ के कुछ राजे रजवाड़ों ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेज़ों की क्या की, उन्होंने गुलामी कबूल कर ली। अंग्रेज़ों की गुलामी का सिंपल सा मतलब था क्राउन की गुलामी मानना। क्राउन यानी जहाँ पर जो रानी है या महाराजा जो भी होगा, जो अंग्रेज रानी है, साम्राज्ञी है, उसकी गुलामी मानना। इसको बोला जाता था दोस्तों पैरामाउंटसी, यानी अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता। तो यहाँ के जितने भी राजा महाराज थे वो सब एक प्रकार से ज़मींदार हो गए। लेकिन ये शुरुआत में वैसा नहीं था, ठीक है। जब ये चालू हुआ तब इसका जो मसविदा था या इसका जो पहलू था वो बिल्कुल अलग था। हम जानते हैं कि जितने भी राजे रजवाड़े थे वह यहाँ पे अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन जो नहीं माने वे मारे गए, जैसे टीपू सुल्तान जैसे लोग। समय समय पर अंग्रेज़ों ने क्या किया दोस्तों, इन देसी रियासतों से अपना बर्ताव बदला। शुरुआत में जब अंग्रेज़ों को इनकी ज़रूरत थी तो अंग्रेज़ों ने इनसे दोस्ताना व्यवहार रखा, लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों का भारत में प्रसार बढ़ता गया तब अंग्रेज़ों ने इनके साथ एक गुलाम की तरह संबंध स्थापित किए और बाद में जाके यकायक ऐसा हुआ कि सारी जो रियासतें थीं करीब करीब गुलाम सी हो गई। तो वे अपने प्रशासन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। प्रशासन पे ध्यान देने का जो जिम्मा हो गया था वो किसका हो गया था, अंग्रेज़ों का हो गया था। अंग्रेज़ों ने इन राजे महाराजाओं से 3 चीज़ें मांग ली, इनके विदेश, इनका रक्षा और इनका संचार। संचार मतलब आवागमन की जितनी भी सामग्री है, रक्षा मतलब डिफेंस का जो है, इनकी जो सेना है। अपितु सेना रखने की इनको इजाज़त दी जाती थी, लेकिन वो सेना भी किसकी होती थी, अंग्रेज़ की होती थी। और इन्हें उसके बदले में इनको अंग्रेज़ों को बहुत अधिक मात्रा में पैसा देना होता था दोस्तों। तो आप समझेंगे इस बात को कि राजा महाराजाओं ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के बदले उन्होंने गुलामी की बेड़ियां मोल ले ली अंग्रेज़ों से। तो दोस्तों, हुआ भी कुछ धीरे धीरे ऐसा, लेकिन ये राजा महाराजाओं को अंग्रेज़ों की गुलामी ज़्यादा पसंद थी रेदर देन कि वो यहाँ के जो लोग बाग हैं उनके अंडर में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, इन रियासतों में एक रीजेंट रखते थे और यह रीजेंट इस राजा के मातहत काम चलाता था। राजा अपना अधिकतर समय अय्याशी में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती के सामान में बिताता था। राजाओं को ये भी परवाह नहीं थी कि उनकी जो प्रजा है, मैक्सिमम प्रजा अनपढ़ है, गंवार है, उनके यहाँ क्या खाने को चीज़ें हैं, कितने लोगों के पास हॉस्पिटलिटी है, कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं होता था राजाओं को। राजा को बस इतना सा मतलब था कि उनके जीवन किस प्रकार से चल रहा। यहाँ तक कि राजा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी और जो राज्य की प्रॉपर्टी थी उसमें भी अंतर नहीं समझता था। वे सारी की सारी प्रॉपर्टी को अपनी बापोती समझते थे। तो इसी प्रकार के एक राजा हैं, हमें वैसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इन राजा का नाम है हरी सिंह। ये जम्मू कश्मीर के राजा हैं। जैसे समस्त राजा चाह रहे थे, जिनका बाद में सपना भी धूमिल हुआ, ऐसे जम्मू कश्मीर भी चाह रही थी कि वे स्वतंत्र रहे। तो जम्मू कश्मीर के एक और पाकिस्तान था और दूसरी ओर इंडिया। तो जम्मू कश्मीर का राजा क्या चाह रहा था कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखें, ना वो पाकिस्तान से मिलना चाह रहा था और ना ही हिंदुस्तान में वो जाना पसंद कर रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान लोकशाही था और लोकशाही में राजा काम नहीं कर सकता और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र था जहाँ पर हिंदू राजा काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिए। और क्या है ऐसा कि अभी भी आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी होती है तो अंग्रेज़ लोग हमारे साथ गेम कर देते हैं। वो हमसे बोलते हैं कि अंग्रेज़ जा तो रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी राजाओं से अलग ट्रीटी है और आप लोगों से अलग ट्रीटी है। तो हमारे पास जो क्षेत्र है वो तो आप ले लो, लेकिन राजाओं का क्षेत्र हम आपको कैसे दे दें। इस प्रकार से अंग्रेज़ चाह रहे थे कि जो
भारत है उसका इंटीग्रेशन ना हो पाए, और ये छोटी छोटी जो रियासतें ये टूटी रहें और भारत एक प्रकार से एक अलग ही देश रहे। आप खुद समझें, आप भोपाल में रहते हैं, अगर भोपाल से आप यूपी जाते हैं तो हमारा एक ही देश है, लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन सरदार पटेल नहीं कराते तो भोपाल से उत्तर प्रदेश या राजस्थान जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि बीच में कई देश होते हैं और आप बड़े चाव से कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आएँ। जैसा कि यूरोप में होता है कि वहाँ पे आसपास इतने छोटे छोटे राज्य हैं, इतने छोटे छोटे राष्ट्र हैं कि वो एक दूसरे देश में घूमते रहो यूरोप में, और ऐसा लगता है कि हम विदेशों में घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एनीवे, तो भैया ये जो हमारे राजा हैं इनको माउंटबेटन ने समझाने की कोशिश की। माउंटबेटन इनके पास जाते हैं जून में, माउंटबेटन के पास गए, माउंटबेटन ने इनको बोला कि भैया देखो, ना तो तुम इतनी बड़े हो और ना तुम्हारे पास इतनी अधिक सेना है कि तुम हिंदुस्तान या पाकिस्तान का मुकाबला कर पाओ, तो इससे भला ये होगा कि 15 अगस्त के पहले पहले तुम हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी एक में विलय कर जाओ। तो अगर पाकिस्तान में विलय करते हो तो हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से मैं एश्योरेंस देता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार इधर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी और वो हंसते हंसते आपको पाकिस्तान में जाने देगी। लेकिन अगर 15 अगस्त तक आप चीज़ें नहीं करते हैं तो आपके सामने बाद में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उसके राजा के, उन्होंने फिर टाल मटोल की, तो लुई माउंटबेटन ने राजा को बोला मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूं और हम बात करेंगे। तो उसने बोला कि ऐसा करो 22 जून के दिन हम मिलते हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 22 जून की सुबह राजा ने अपना एक खत भेज दिया और खत में बोला कि उसको पेट का दर्द है, और वो इस प्रकार से लुई माउंटबेटन से नहीं मिला। और माउंटबेटन निराश होकर वापस दिल्ली आ जाते हैं कि भैया अब हम क्या करें, नहीं मिलना चाहता है तो नहीं की सही। ठीक है, तो जिस दिन वे माउंटबेटन दिल्ली आते हैं उसी दिन वे नेहरू से मिलते हैं और नेहरू को ये सारी कहानी बताते हैं। धीरे से होता क्या है दोस्तों, जो राजा का पेट का दर्द होता है अब वो सिर का दर्द बनने वाला है उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला ले। ठीक है, तो अब भैया होता क्या, 27 सितंबर 1947 को नेहरू पटेल को लिखते हैं और बोलते हैं कि उनको गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप बोलें कि शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये इकलौता चारा बचा है कि शेख अब्दुल्ला वहाँ पे उतरे और शेख अब्दुल्ला लोगों को मनाए हिंदुस्तान के लिए। और होता भी ऐसा है, अगले दिन शेख अब्दुल्ला को वहाँ से रिहा कर देते हैं। तो महाराजा शेख अब्दुल्ला को रिहा कर देता है। भाई शेख और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी अच्छी नज़दीकी है। देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि शेख जो है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अलीगढ़ से पढ़ के जाता है, MSc होता है, लेकिन राजा के उसमें नौकरी नहीं मिलती क्योंकि राजा हिंदू है और वो हिंदुओं को नौकरी देता है। तो शेख इसका विरोध करता है और शेख जैसे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चलता है ऐसे ही शेख वहाँ पर चलाता है कश्मीर छोड़ो आंदोलन। तो शेख अब्दुल्ला कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाता है, इस कारण उनको कैद कर लिया जाता है और फिर भारत सरकार के दबाव के कारण उसको शेख अब्दुल्ला को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, पाक जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब है कि जो आज की पोजीशन है वही पोजीशन रहेगी, हम भी कुछ नहीं करेंगे, आप भी कुछ नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान नाराज़ होकर सितंबर में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तोड़ देता है और पेट्रोल डीजल की सप्लाई करना बंद कर देता है। साथ में जो सियालकोट से ट्रेन आती है उसको भी, ट्रेन को भी वो रोक देता है और सफाई देता है कि भैया अब पाकिस्तान आपसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं रहता, अब आपको पाकिस्तान में विलय करना पड़ेगा। इस प्रकार का उन पर दबाव बनाता है क्योंकि ये बाहर का देश है और पाकिस्तान के पास भी जो सेना है वो भी अंग्रेज़ों की है और हिंदुस्तान के पास जो सेना है वो भी अंग्रेज़ों की है। तो ना तो पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर सकता है ना हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान तो हमला करना चाहता भी नहीं एनीवे। तो पाकिस्तान का जो वो है गवर्नर जनरल जिन्ना, वो क्या करता है दोस्तों, वहाँ के वजीरिस्तान के जो लोग बाग हैं उन कबायली कहलाते हैं, उनको भड़काता है और अपना एक बहुत बड़ा कमांडर होता है अकबर खान, उसको उस सेना के साथ इम्प्लांट करता है और भेजता है कि जाओ जाकर कश्मीर को अपने हत्या लो, श्रीनगर पे कब्जा कर लो दोस्तों। तो जो आपका अकबर खान है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता है। अब ये जो खबर होती है महाराजा तक जाती है। महाराजा अपने ब्रिगेडियर को बुलाता है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से बोलता है कि चलो हम साथ में मिलकर अब इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ब्रिगेडियर क्या कहता है, ब्रिगेडियर राजा को समझाता है कि आपकी जो सेना है उसमें अधिकतर मुस्लिम हैं और अगर वो जिहाद का ऐसा नारा देते हैं, कुछ ऐसा नारा देते हैं तो ये लोग उनकी तरफ भी हो सकते हैं
और अगर वो आपको पकड़ लेते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान में शामिल होने का वो लोग दबाव बनाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप वापस चले जाएं। तो राजेंद्र सिंह जी जो ब्रिगेडियर कहते हैं वो होता भी वैसे ही है। कुछ दिन बाद क्या होता है, एक आध दिन में जो महाराजा की सेना होती है उसमें जितने भी मुस्लिम होते हैं वो सारे मुस्लिम जाके कबायलियों से जाकर मिल जाते हैं। अब 22 अक्टूबर को दोस्तों कबायली वहाँ से चालू करते हैं और कबायली आ जाते हैं मुजफ्फराबाद। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मुजफ्फराबाद है। कबायली यहाँ पर आ जाते हैं, इसको लूट मूट चालू कर देते हैं। तो कबायली क्या करते हैं दोस्तों, मुजफ्फराबाद आ जाते हैं। अब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मुजफ्फराबाद को लूटते हैं। ठीक है, मुजफ्फराबाद एनीवे आज के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ की राजधानी। अब ये मुजफ्फराबाद से बारामुल्ला से होते हुए श्रीनगर आना चाहते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, यहाँ पर सेना पहुँच जाती है किसकी, कश्मीर के महाराजा की। इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी क्या करते हैं, जैसे ही उरी पहुँचने वाले होते हैं, उरी जो जिस पर मूवी बनी थी उरी, उधर उरी पहुँचने वाले होते हैं। उरी से पहले एक पतली सुरंग पड़ती है, सुरंग के बाद होता है एक पुल। तो डोमेल और उरी के बीच का जो पुल है, ये लोग क्या करते हैं, राजेंद्र सिंह जी उसको बम से उड़ा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो कबायली होते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं और 2-3 दिन तक वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमलावर जैसे श्रीनगर है बढ़ ही नहीं पाते हैं। पर क्या होता है, इसी बीच में बमबारी में राजेंद्र सिंह जी जो हैं शहीद हो जाते हैं। बाद में इन्हीं राजेंद्र सिंह जी को परमवीर चक्र दिया जाता है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्योंकि इनका बलिदान बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर ये उस दिन उसको पुल से को उड़ाते नहीं या उनकी सेना वहाँ पर डटी नहीं रहती, उनकी बटालियन वहाँ पर डटी नहीं रहती, तो फिर कश्मीर पे कोई विवाद ही नहीं होता। कश्मीर सीधे के सीधे पाकिस्तान में चला जाता। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही कुछ ना कुछ करके जो वहाँ के लोग हैं बारामुल्ला, ये अपना उरी का वो टनल पार करते हैं, बारामुल्ला पहुँचते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कबायली हैं और मन से ही वैशी लोग हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और क्या करते हैं, बारामुल्ला को लूटना चालू कर देते हैं दोस्तों। वहाँ पर हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन के जो नन्स होती हैं उन तक को नहीं छोड़ते दोस्तों। दुकानें लूट ली जाती हैं और वो पूरा लूट का सामान क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं, ट्रकों द्वारा रख के अपने घर वजीरिस्तान भेज देते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनके 2-3 दिन खराब हो जाते हैं बारामुल्ला में। और बारामुल्ला की श्रीनगर से दूरी है 54 किलोमीटर, जिसके कारण 2-3 दिन ये लोग बारामुल्ला में ख़राब कर देते हैं। और जो कश्मीर का राजा है उसको समझ में आ जाता है कि अब उसके पास अंतिम यही विकल्प है कि वो हिंदुस्तान में विलय कर दे। तो वो मदद मांगता है किससे, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से। लेकिन माउंटबेटन मना कर देते हैं मदद देने को। माउंटबेटन बोलते हैं क्योंकि कश्मीर ना तो हिंदुस्तान का पार्ट है ना पाकिस्तान का, इसलिए ये अलग देश है और हमारी सेना यहाँ पर भेजना यानी सिंपल सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को बराबर देना। तो अभी हम आज़ाद हुए और ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध करें। तो माउंटबेटन का तथ्य ये रहता है कि वो सबसे पहले क्या हो कि कश्मीर को भारत में विलय किया जाए। जब कश्मीर हमारा अंग हो जाएगा तब हम आराम से उस पर अपनी सेनाएं भेज सकते हैं। तो भैया क्या होता है कि जो बीपी मेनन होते हैं उनको भेजा जाता है यहाँ पे। बीपी मेनन यहाँ पे जाते हैं, बातचीतें करते हैं किससे, राजा से। वीपी मेनन वहाँ पे जाके पहुँच के राजा से बात, ये वीपी मेनन है, ये वहाँ राजा से बात करते हैं। राजा इनको बोलता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो ये वीपी मेनन को बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप जम्मू चले जाइए। अगर आप श्रीनगर में रहेंगे तो क्या होगा कि आप पकड़े जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं, वो लोग आपसे विलय पत्र पे साइन करवा लेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप जम्मू कश्मीर चले जाएँ। तो जम्मू चले जाएँ तो राजा क्या करता है, जम्मू चला जाता है, सारी गाड़ी माड़ी लेके भग जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, अब ये बीपी मेनन वहीं रुक जाते हैं और राजा का जो प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन वो भी रुक जाता है। वो देखना चाहता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो 24 अक्टूबर को वहाँ पर रुका रहता है। लेकिन पता चलता है कि बारामुल्ला को के बाद अब ये कश्मीर घाटी को भी जो कबाइल हैं उनने घेर लिया, जिसके कारण इनकी जान खतरे में। इनको रात को फ़ोन आता है, वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन जो कि प्रधानमंत्री हैं किसके, राजा के, वो भागते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से वो जम्मू जाते हैं सॉरी। जम्मू में जाके वो राजा से मिलते हैं, राजा को बोलते हैं कि वो साइन करे। राजा उस पर साइन कर देता है। ये साइन लेके कहाँ पर पहुँचते हैं, अपने दिल्ली पहुँचते हैं। और दिल्ली में पता चलता है कि राजा ने साइन कर दी है। तो दिल्ली से क्या होता है, डिफेंस की मीटिंग बुलाई जाती है। जब डिफेंस की मीटिंग बुलाई जाती है तो जो
अफ़सर होता है वो अंग्रेज़ होता है और वो बोलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो सरदार पटेल होते हैं, सरदार पटेल उस पर नाराज़ होते हैं। वो बोलते हैं हमें अभी किसी भी प्रकार के रिसोर्स की कोई नहीं देखना, हम 10 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारा जो प्राइमरी गोल है वो है कश्मीर को बचाना। अगर आपके पास है तो करो, नहीं तो हम हमारी मदद से कुछ ना कुछ करते हैं। तो इनके दबाव में आके माउंटबेटन क्या करते हैं, कश्मीर में सेना भेज देते हैं। 27 अक्टूबर के दिन माउंटबेटन उस पर साइन करते हैं, विलय पत्र के ऊपर उसको रिकमेंड करते हैं और जम्मू कश्मीर का विलय हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों भारत के संग में हमारी सेनाएं वहाँ पर जाती हैं, युद्ध करती हैं, वहाँ से जितने भी कबायली हैं उनको पीछे हटाया जाता है। ये युद्ध 31 दिसंबर 1948 तक चलता है, जब तक कि युद्ध विराम ना हो जाए। युद्ध विराम कब हो जाता है दोस्तों? 31 दिसंबर 1948 में युद्ध विराम हो जाता है। हमारी सेनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलती है, जवाहरलाल नेहरू को, कि कुछ समय दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अब ये जो मुद्दा है वो यूएन में जा चुका है। तो यूएन के द्वारा क्या होता है, एलओसी खींच दी जाती है 1 जनवरी 1949 पे। जो सेनाएं जहाँ पर हैं वो सेनाएं वहीं रुक जाती हैं और ये स्थिति आज तक बरकरार है। तो हमारे पास 2/3 हिस्सा है और उनके पास, पाकिस्तान के पास, 1/3 हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। अब यूएन में ये बात चल रही होती है और ये मुद्दा पूरा का पूरा यूएन में चला जाता है। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का विलय हमारे भारत संघ में हुआ। इसके भी आपने देखे कि कितने बड़े महान नेता हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हम चर्चा करना चाहेंगे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की। अगर ये उधर उरी का पुल नहीं उड़ाते तो वो सेनाएं बारामूला क्रॉस करके श्रीनगर में जाती और श्रीनगर में भी वो हत्या, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं को अंजाम देती और फिर श्रीनगर का संबंध कट जाता। तो हम किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर को नहीं बचा पाते और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट हो जाता, जो कि नहीं हो पाया। तो इस कारण हमें इनका बहुत ज़्यादा आभारी होना चाहिए और यही वो शख्स हैं जिनको पहला परमवीर चक्र मिला है। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि आपको जम्मू कश्मीर का भारत में विलय समझ में आया होगा। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों बाद मैं इसमें आपको MCQ वगैरह भी डाला करूँगा और कोशिश करूँगा कि अगर 20 जून का, जैसे कि बताया जा रहा है कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो 20 जून का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम फास्ट से फास्ट तैयारी कर दें। मेरे जो वीडियो रहेंगे दोस्तों वो टू द पॉइंट रहेंगे। आप इसमें से आपके नोट्स बना सकते हैं, कहानियों के थ्रू आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रिवाइज़ करेंगे, आप नोट्स बना लेंगे, आपको अंत समय में बहुत ज़्यादा काम आएगा। धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। 1-2 दिन में मैं जहाँ तक है MCQ प्रोवाइड कराना चालू कर दूंगा और सर से बात करके हम टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप वगैरह नंबर आपसे शेयर कर लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, गुड डे दोस्तों।